चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। बीते 24 घंटों में आपको यह नाम कई बार टीवी, सोशल मीडिया, अखबारों के जरिए सुनाई पड़ा होगा, क्योंकि 24 घंटे पहले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पर एक हमला होता है, उनकी कार पर हमला होता है। कहा जाता है गोली जो है वो पेट को बिल्कुल छू कर निकल गई, बाल बाल वो बचे। पुलिस मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन आज हमें लगा कि हम बात करते हैं रावण की कहानी के बारे में। कैसे चंद्रशेखर आजाद रावण बना, कैसे एक व्यक्ति जिसे विदेश में जाकर पढ़ाई करनी थी वो आज नरेंद्र मोदी सरकार के हर फैसले के खिलाफ प्रमुखता से लड़ता हुआ नजर आता है। देश के हर बड़े आंदोलन में एक प्रमुख चेहरों के तौर पर नजर आता है और जो दलितों की सियासत में अपना एक मुकाम पाना चाहता है और धीरे धीरे दलितों में काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गया है। मोदी सरकार के खिलाफ जितने भी ज्वलंत मुद्दे आए उनमें ये प्रमुखता से नजर आया। तो चंद्रशेखर आजाद रावण जो है, इनका जन्म 3 दिसंबर साल 1986 को होता है। 36 साल फिलहाल इनकी उम्र है। यूपी के सहारनपुर में इनका जन्म होता है और पिताजी का नाम गोवर्धन दास है, माताजी का नाम जो है वो कमलेश देवी बताया जाता है। रावण अपने आप को बहुजन कार्यकर्ता कहते हैं, एक अंबेडकरवादी व्यक्ति हैं जो भीम आर्मी के सह संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा फरवरी 2021 में इनको लाइमलाइट तब ज्यादा मिल गई जब टाइम्स मैगजीन ने 100 उभरते हुए नेताओं की जो उनकी एनुअल सूची आती है उसमें चंद्रशेखर आजाद रावण का नाम उन 100 लोगों की लिस्ट में निकलकर सामने आ गया। हालांकि रावण हाईलाइट तब ज्यादा हुए थे जब एक पोस्टर जो है वो इनके गांव के बाहर से आया था। एक बैनर लगता है जिसमें लिखा जाता है गड़खौली के महान चमार वेलकम यू। अब आमतौर पर इस शब्द को कुछ लोग ऐसा है जो एक जाति सूचक भेदभाव की वजह मानते हैं, इस शब्द को बोलने से परहेज करते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण का यह मानना था कि ये शर्म नहीं बल्कि गर्व का विषय है और इसी वजह से एक बैनर जो है वो गांव के बाहर लगा दिया गया। एक होर्डिंग के बाद बहुजन नेता के तौर पर वो प्रमुखता से आए। आमतौर पर जो बहुजन के नेता हैं वो केवल दलित उत्थान की बात करते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण उन नेताओं में से हैं जो थोड़ा बोल्ड बातें करते हैं और दलितों के उत्थान को एक नए सिरे से रिवाइव करने में लगे हुए हैं, जहां पर दब कर नहीं बल्कि डट कर लड़ने की बात है। तो वो जो पोस्टर आता है उसमें लिखा गया था गड़खौली के महान चमार वेलकम यू और उनके गांव के बाहर इलाके में इसे लगा दिया गया था, जहां पर तस्वीरें भी इन्होंने खिंचवाई थी। इसके बाद दलित आइकन के रूप में धीरे धीरे ये पॉपुलर होने लगे और उसके बाद काफी ज्यादा वायरल भी हुए। इसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली थी मार्च में 2020 में, जब रावण ने अपने एक ऑफिशियल पार्टी को लॉन्च किया जिसका नाम है आजाद समाज पार्टी और ये इनकी पार्टी है। काशीराम जी की 86वीं जयंती पर इसे लॉन्च किया गया था और उसके बाद अब पॉलिटिक्स, लेकिन उनकी आजाद समाज पार्टी जो है उससे कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको तब मिलती है जब वो भीम आर्मी का निर्माण करते हैं और भीम आर्मी काफी ज्यादा पॉपुलर हुई 2014 में। सतीश कुमार और विनय रतन सिंह के साथ मिलकर उन्होंने भीम आर्मी 2014 में संस्थापना की। ये एक ऐसा संगठन है जो भारत में शिक्षा के माध्यम से दलितों की मुक्ति के लिए काम करने का दावा करता है। ये कहा जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों के लिए मुख्य रूप से ये फ्री में शिक्षा भी देते हैं और इनका यह मानना है कि शिक्षा के जरिए ही दलितों का उत्थान जो है वो हो सकता है। समय समय पर मायावती पर सवाल भी खड़े करते हैं। तो इनका मानना था कि मायावती कई बार अपनी चीजों को लेकर समझौता कर लेती है, इसलिए दलितों के उत्थान के लिए भी एक नया नेता चाहिए और उसी वजह से भीम आर्मी की स्थापना होती है। 2019 में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया था, लेकिन बाद में सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देने और वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए नाम वापस लिया। हालांकि अखिलेश यादव के साथ ये बीते विधानसभा चुनाव में जाना चाहते थे, इनकी बड़ी इच्छा थी, मुलाकात भी हुई, लेकिन कहते हैं कि इन्होंने सीटें ज्यादा मांगी। अखिलेश यादव इन्हें अधिकतम 2 सीट देने को तैयार थे और उस सीट से इन्हें लगा कि शायद इनका अपमान है और इस अपमान की वजह से अखिलेश और इन्होंने दूरियां बना ली। हालांकि जब इन्हें गोली छूकर गई उसके बाद अखिलेश यादव ने भी इनके लिए ट्वीट किया और इनकी जो पार्टी है उसमें संस्थापक जो हैं सरवन कौर जी जो वो थे उनके। अब रावण जो है वो कई विषयों पर हाईलाइट रहे। मसलन आप याद कीजिए सहारनपुर में जो हिंसा हुई थी, उस हिंसा में इनका नाम काफी ज्यादा आया था। सहारनपुर हिंसा में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को गिरफ्तार किया गया था, बल्कि गिरफ्तार ही नहीं, इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत इन पर कार्रवाई की गई थी। हालांकि बाद में कुछ महीने जब ये जेल रहे उसके बाद इन्हें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जमानत दी कि जो इनकी गिरफ्तारी थी वो दरअसल पॉलिटिक्स से प्रेरित थी और राज्य सरकार उन्हें जानबूझकर जेल में रखी।
एनएसए कई बार ये आरोप लगते हैं कि एनएसए का दुरुपयोग होता है। चाहे बिहार में कई लोग हैं वो मनीष कश्यप को लेकर कहते हैं, यहां पर इनको लेकर था, तो कई राज्य सरकारों पर आरोप लगता है कि वो एनएसए का दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा सीएए के खिलाफ जब प्रदर्शन चल रहा था तो चंद्रशेखर ने वहां पर विरोध मार्च की परमिशन मांगी थी, हालांकि वो परमिशन नहीं मिली। जामा मस्जिद से लेकर जंतर मंतर तक चंद्रशेखर चाहते थे कि जाकर विरोध जताएं, लेकिन पुलिस ने वहां भी उन्हें गिरफ्तार किया और उसके बाद कई दिनों तक चंद्रशेखर आजाद और रावण को वहां गिरफ्तार करके रखा। इसके अलावा 2 बार सीए विरोधी प्रदर्शन में भी चंद्रशेखर रावण जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। तुगलकाबाद में श्री गुरु रविदास जी जो हैं उनके गुरुघर विध्वंस के विरोध में भी इनको एक बार पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो कुल मिलाकर जेल आना जेल जाना ये बहुत यूज्ड टू हो गए। अभी जंतर मंतर पर पहलवानों का जो प्रदर्शन था वहां पर भी प्रमुखता से नजर आए थे और पहलवानों के हक के लिए भी इन्होंने डटकर आवाजें उठाई थी। इसके अलावा रावण एक विषय पर और बहुत हाईलाइट हुए थे, वो था हाथरस रेप केस में सफदरजंग अस्पताल में विरोध प्रदर्शन। जैसा कि हमने आपसे कहा कि बीते 7-8 सालों में रावण हर उस जगह पर रहे हैं जहां पर उन्हें बड़ा मसला सरकार के खिलाफ मिला है। तो रावण और उनके समर्थकों ने दिल्ली के सफदरजंग में जबरदस्त तरीके से विरोध किया। वहां पर उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक 19 साल की लड़की थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था और वहां दोषियों को सजा देने की मांग की। हाशिए के वाल्मीकि समुदाय की दलित लड़की थी जिसने दम तोड़ा था और महिला को देखने गया था, तब वो जीवित थी। बाद में एम्स में भर्ती करने की बात आई, कई जगह पर उसे भर्ती किया गया, लेकिन बाद में सफदरजंग में वो महिला जो है अपना दम तोड़ देती है और वहां पर रावण ने प्रमुखता से इस मामले को उठाया था। तो आप चंद्रशेखर आजाद रावण के बारे में कह सकते हैं कि जहां जहां पर दलितों का मामला आया है वहां वो हाईलाइट रहे हैं। कृषि बिल, केंद्र सरकार का जो कानून था 3 कृषि कानूनों को लेकर, वहां पर भी दिल्ली गाजीपुर सीमा पर रावण जो है वो प्रमुखता से डटे थे और मांग थी कि इसे वापस ले लिया जाए। हालांकि वहां भी शामिल होते के पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और काफी बवाल हुआ था, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, आंसू गैस से गोले दागे गए थे। लेकिन कुल मिलाकर आप रावण की शख्सियत ऐसे कह सकते हैं कि फिलहाल यूपी में मायावती के बाद अगर कोई दलितों का एक चेहरा याद आता है तो वो रावण है। क्या भविष्य होगा वो पता नहीं, लेकिन हमारी भी प्रार्थना है, आशा है कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जिस समाज के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ते रहें। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। बाकी रावण के बारे में